बाजार चुनावी रंग में रंगा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बाजार गुलजार है। लगता है चुनावी नतीजों की चिंता को भूल वो निकल पड़ा है नए शिखर, नए आयाम खोजने। हाल की तेजी देखकर लगता है बाजार में इलेक्शन फीवर चढ़ा हुआ है। कुछ दिनों बाद देश अच्छी सरकार चुनने के लिए वोट करेगा। इधर निवेशक ऐसे शेयरों के सिलेक्शन के लिए बेताब हैं जिन पर इलेक्शन का असर पड़ेगा, यानी ऐसे शेयर जो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जोरदार चाल दिखा सकते हैं। इस काम में हम उनकी मदद करते हैं। आज हम निवेशकों के लिए सियासत की जमीन पर मुनाफे की नींव रखने जा रहे हैं। इलेक्शन सिलेक्शन जो आप लोग क्लोजली 12:30 के स्पेशल्स वॉच आउट करते होंगे, आपको लगेगा ये नाम सिमिलर है, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। इलेक्शन सिलेक्शन ये वो शो था जब 5 राज्यों में वो मच टॉक्ड अबाउट इलेक्शन होने वाले थे। उससे पहले हमने ये शो उतारा था इलेक्शन सिलेक्शन, और आइडिया बेसिकली ये था कि इलेक्शन के समय जिस तरह के तगड़े स्पेंड्स होते हैं, ऐलान होते हैं, कई सारी कंपनीज, कई सारे सेक्टर्स, कई सारी पॉकेट्स ऐसी होती हैं जिनमें मोमेंटम आता है, ये एटलीस्ट बाजार एज्यूम करता है। तो क्या वाकई ऐसा होता है? होता है तो उस पॉकेट, उस सेक्टर का सबसे अच्छा बेट कौन सा है, वो जानने की कोशिश थी। अच्छा, 5 राज्यों के जब इलेक्शन वाली बात थी, उससे हो सकता है इस बार की थीम बदलेगी, क्योंकि इस बार आम चुनाव, बड़ा गेम, अलग तरह से आचार संहिता लागू हो गई है, तो काफी सारी सेक्टर्स बदलेंगे। लेकिन आइडिया बेसिकली वही है, अच्छे स्टॉक चुनने का जो इलेक्शन थीम से ड्राइव हो सकते हैं। शायद मदद करने के लिए आज देश के जो जाने माने मिड कैप स्पेस स्टॉक सिलेक्शंस के लिए, अपनी पिक्स के लिए जाने वाले चेहरे हैं आप लोग की स्क्रीन पर। होम कैपिटल के राजेश अग्रवाल और ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, आप दोनों का स्वागत है। और राजेश, तो मुझे याद है जब हम लोग इलेक्शन सिलेक्शन का वो शो कर रहे थे 5 राज्यों में, तब राजेश उन पैनलिस्ट में से एक पैनलिस्ट थे, तो राजेश फिर से फीचर करते हुए। लेकिन चलिए शुरुआत करूंगा। इसमें मार्केट का मूड वूड गॉज करने की जरूरत तो है नहीं, नीचे आप लोग की सीरीज में चली रहा है, रिकॉर्ड हाईस पे इक्विटी बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग। पर ध्यान रखें, मैं पढ़ रहा था इकोनॉमी ऑफ इलेक्शन, इस बार कहा जा रहा है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगी इलेक्शंस की वो $7 बिलियन खर्च करने वाले हैं। ये मैं मानता नहीं, इससे कहीं बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन $7 बिलियन अगर वाकई होने वाले सामने सामने, तो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास के खर्च की बात करी जा रही है, जो कि 2014 से 40% ज्यादा होगा जो 2014 के इलेक्शन से। अमेरिकन इलेक्शन जब 2016 में हुए थे तो $6.5 बिलियन खर्च करे गए थे। पर हमारा जो इस तरह का इलेक्शन जम्बूरी समय जो है ज्यादा हॉटली कॉन्टेस्टेड होगा। आई एम श्योर 2014 के मुकाबले 2019 के आम चुनाव स्पेंड तो इससे कहीं ज्यादा होने वाले हैं। अब इतना तगड़ा स्पेंड होगा, और हम लोग ऐसी बातचीत कर रहे थे तो नीरज, क्योंकि रायबरेली से हैं, यूपी के एकदम पॉलिटिकल लैंडस्केप से वाकिफ हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेक बता रहे थे। सबसे पहले तो जो कंटेस्टेंट्स होते हैं वो सबसे पहला खर्च करते हैं गाड़ियों पे, पकड़ा दी जाती लिटरली। 20 बोलेरो खरीद ली गई, इतनी बाइकें खरीद ली गई, अपने लोगों को पकड़ा दी गई डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ऑटो स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आया हमारे डायरेक्टर साहब। अब ये वो कंपनीज हैं, लार्जली ऐसे स्पेंड्स का एमएनएम को फायदा मिलता है, क्योंकि एमयूवीज में यही सबसे बड़ी पकड़ रखती है कंपनी। उसके बाद में कुछ 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स आप लोग की स्क्रीन पे, बजाज ऑटो इसलिए नहीं क्योंकि बजाज ऑटो थोड़ा एक्सपोर्ट रिलेटेड प्ले ज्यादा होता है, पर हीरो मोटोकॉर्प वो 100cc बाइक्स जानी जाती है कंपनी, टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स, वो बुलेट वगैरह। पर ये वो लार्जली कंपनीज हैं जिनको अगर ऐसा वाकई होता है, अब ये कई सारे कंटेस्टेंट्स ऐसा करते होंगे, अब उससे कितना बड़ा लार्जर लैंडस्केप में फर्क पड़ता है ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये कंपनीज हैं जिनको इवेंचुअली वाकई फायदा होता है जब इलेक्शन के तगड़े स्पेंड्स होते हैं, और एमपीज एमएलए जब कंटेस्ट करने आते हैं तो ऐसा खर्चा अपफ्रंट करते हैं कहा जाता है। तो राजेश जी, आपके पास आता हूं, शुरुआत आपके साथ। अब ये कंपनियों को कितना फायदा होगा ये तो खैर ना कंपनी कभी बताएंगी ना हमें कभी पता चलेगा, पर ये एक्सपेक्टेशन लाइकली होता है। पर इस समय इन स्टॉक्स में से या फिर ऑटो एज अ स्पेस में से आप किस स्टॉक पे दाल लगाओगे सर, इस इलेक्शन की मोमेंटम, इस इलेक्शन की रैली को देखते हुए?
देखिए आशीष जी, सही कहा आपने कि जब इतने बड़े खर्चे 50,000 करोड़ जो फिगर आप बता रहे हैं अगर वैसे होते हैं तो वाकई कुछ तो रुपए बढ़ते भी हैं, और जिसका सीधा फायदा कंपनियों को होता है क्योंकि उन पे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। और इस लिहाज से ऑटो में जब आप बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, क्योंकि न केवल ऑटो के कारण से उनको फायदा होगा, बहुत सारी एसयूवीज की खरीद लोग करेंगे, बल्कि रूरल स्पेंड्स भी अगर बढ़ता है जो कि गवर्नमेंट का फोकस रहा है, तो चूंकि वो रूरल इक्विपमेंट्स में भी है तो उस तरीके से भी उनको फायदा होगा, तो दोनों डिवीजन में उन्हें पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। इस बार के नंबर्स भी ठीक ठाक आए थे, डिसेंट थे, 12% के आसपास की टॉप लाइन देखी गई थी। हालांकि थोड़े मार्जिन्स प्रेशर में थे रॉ मटेरियल्स वगैरह को लेकर के, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के करेक्शन स्टॉक ने देखा है वो सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। और इस तरीके के जो खर्चे आ रहे हैं, जो इलेक्शन के जो फायदा है, न केवल ऑटो एसयूवी की बिक्री को लेकर के बल्कि रूरल एक्सपेंडिचर को भी लेकर के, और सरकार का भी जो फोकस रहेगा आने वाले दिनों में रूरल पे, तो उन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये टॉपिक होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि करेक्शन के बाद वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो गए। आज की डेट में अगर आप देखो तो फ्रंट लाइन की कंपनी जो अपने आप में इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, 15 से भी कम की पी पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट हमारा 800 रुपए का रहेगा मध्यम अवधि के लिए। ठीक बात। महिंद्रा एंड महिंद्रा कई सारे रीजन से, ना सिर्फ इलेक्शन, वो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स की जो बिकवाली होती है, बिक्री तगड़ी होती है, साथ साथ ध्यान रखिए ईवी को लेकर भी इस कंपनी के लिए अच्छी अच्छी खबरें आती रहती है। तो इसको तो अपने रडार पर रखे। M&M वो स्टॉक जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा, जब मैंने कहा $5 बिलियन के स्पेंड्स, वो भी मैं मानता नहीं, उससे कहीं ज्यादा खर्चे होने वाले हैं। $7 बिलियन, माफ कीजिएगा, और उससे ज्यादा खर्चे होते हैं दरअसल इलेक्शंस में। जब आम चुनाव आते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, वो रिपोर्ट हाईलाइट करते हैं सबसे तगड़ा खर्च होगा सोशल मीडिया पर। मैक्सिमम खर्च वहां जाना है इस बार। उसके बाद ट्रैवल पे, एडवर्टीजमेंट्स पे, हेलीकॉप्टर्स पे, एसयूवीज पर जिसकी हमने बात करी, एमयूवीज एसयूवीज उसकी तो हमने बात कर ली। अब हेलीकॉप्टर्स पे 2 लिस्टेड कंपनियां, हालांकि उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। एक तो ग्लोबल वेक्ट्रा है जिसकी आमतौर पर चैनल पे बातचीत होती नहीं है। दूसरा ओएनजीसी है जिसका पवन हंस एक आम है, लेकिन ओएनजीसी को उस आम से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है नहीं, इसलिए उस चर्चा पे जाते नहीं। लेकिन एडवर्टीजमेंट मैंने मिस आउट कर दिया था जब मैंने आप लोग को सेक्टर्स भेजे थे। तो संदीप सर आपके लिए आउट ऑफ द सिलेबस वो मिस हो गया था, अदरवाइज तो एडवर्टीजमेंट वैसे ही आने चाहिए। और उसमें लार्जली वो प्रिंट मीडिया कंपनीज, एचटी मीडिया, डीबी कॉर्प, जागरण प्रकाशन, ये सब वो कंपनीज है जो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगी। इन सबको दरअसल वाकई फायदा होता है। ये नहीं तो पता नहीं कौन सा आ गया, छोड़ दीजिए। प्रिंट मीडिया कंपनीज की बात कर रहा हूं। कोई प्रिंट मीडिया कंपनी आपके रडार पे होगी क्या सर? आप खरीदोगे? क्योंकि होता तो स्पेंड तगड़ा है। हमने तो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही पूरे पन्ने के आने देखने शुरू हो गए सरकार की तरफ से। या बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो देखिए इलेक्शन सिलेक्शन नाम बेहतरीन और एकदम समय गर्मा गर्म है, और इस टाइम पे जबरदस्त ये टॉपिक है जिस पे डिस्कस करें। और बहुत सही है कि आपने मीडिया की बात छेड़ी, क्योंकि जब लिस्ट आई थी तो सर्टेनली उसमें मीडिया नहीं था। और रीजन बिंग देखिए आजकल मीडिया स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखिए ओवरऑल सारे ही ये जो प्रिंट मीडिया वाले स्टॉक्स है वहां पे इतना बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आया। मार्केट भले ही चले हो, बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि जागरण और डीबी कॉर्प, इन दोनों में से मैं सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और मैं जाऊंगा जागरण के साथ। वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। हो सकता है कि एक बार, वैसे भी बहुत कनेक्टेड है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा यहां से लगता नहीं, और मार्केट का माहौल बना हुआ है। और प्रिंट मीडिया में देखिए जागरण चूंकि हिंदी न्यूज़पेपर है और सबसे बड़े जो इलेक्शन का जो वो है जगह, वहां पे ये कैटर करता है यूपी, तो मुझे लगता है जागरण और डीबी कॉर्प ये दोनों पे ध्यान दे सकते हैं, बट जागरण विल बी माय प्रेफर्ड। हिंदी हार्टलैंड जो हम कहते हैं, वहां पर ये कंपनीज कैटर करती हैं, डीबी कॉर्प और जागरण प्रकाशन, जहां पे सबसे फियर्सली ये इलेक्शन कंटेस्ट करे जाते हैं। फियर्सली कंटेस्ट करे जाएंगे तो उतना ही तगड़ा स्पेंड होगा एडवर्टीजमेंट्स में। और ये सच है कि प्रिंट मीडिया कंपनीज के मैनेजमेंट खुद ऑन रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि तगड़े गेन्स होते हैं इलेक्शंस के चलते इन कंपनीज को। तो इन दोनों कंपनीज को डाप रखें, और सबसे बेहतर पिक हो सकती है जागरण प्रकाशन उस लिहाज से। अच्छा, अब तो इलेक्शन स्पेंड अपनी जगह, अब आप डेट्स अनाउंस कर दी इलेक्शन कमीशन ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, अब सब कंपनी, सब पॉलिटिकल पार्टीज की हम वो आते हुए देखेंगे मैनिफेस्टोज, और काफी चीजें तो बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैनिफेस्टो में आपको नजर आएगी। या तो रूलिंग डिस्पेंसेशन का तो मूड पता ही है हमें, कहां कहां फोकस कर रहे हैं, और जो बाकी पार्टीज हैं उसको काउंटर करने के लिए अपने अपने नॉवल स्कीम्स लेकर आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होगा फार्मर्स को, किसानों को वो पुश देने की कोशिश। मैनिफेस्टो में तो बड़ी बड़ी बातें होंगी, उसमें बड़ा लाइकली मुझे लग रहा है कि एग्री एमएसपी की बात वो हमेशा होती है,
और इस बार फिर से आई एम श्योर सब बोलेंगे बढ़ाने की बात होगी, एमएसपी हम और बढ़ाएंगे और फायदा होगा, जबकि सरकार ने रोड मैप एक्चुअली 2021-22 तक का एमएसपी बढ़ाने का दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद आई एम श्योर मैनिफेस्टोज में आएगा। एमएसपी बढ़ेगी, किसान ज्यादा कमाएंगे, तो सबसे पहला अपफ्रंट तो आपको फर्टिलाइजर कंपनीज आप लोग की स्क्रीन पर, कोरोमंडल, चंबल, सरकारी आरसीएफ या गुजरात सरकार की जीएसएफसी, ये सब वो कंपनीज हैं जो आपके रडार पर रहनी चाहिए। लेकिन चुनना तो एक है। संदीप सर, आप कौन सी चुनोगे? या देखिए, बहुत ही टफ चॉइस था और इनफैक्ट चारों ही मैंने कभी ना कभी स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। जीएसएफसी, आरसीएफ काफी बार किया है, चंबल भी वैल्यू पिक के तौर पे चैनल पे दिया, आपके कोरोमंडल भी फेवरेट्स में से है, बट फिर भी चारों में से मैंने चंबल फर्टिलाइजर को लिया है क्योंकि मुझे मैनेजमेंट समहाउ चारों में से बेस्ट शायद चंबल का लगा, और जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में भी अभी एक्सपेंशन किया है, और जो अगर आप फंडामेंटल्स तो बढ़िया ही है, साथ में टेक्निकल्स को फिर मैंने देखा कि टाइमिंग कैसे ली जाए, तो यही आया कि चंबल के साथ जाया जाए। बाकी आरसीएफ अगेन मेरा फेवरेट पिक है, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे है, और जीएसएफसी भी काफी करेक्टेड है, तो वहां पे भी जिन्होंने ले रखा वो सब होल्ड करके रखे, और चंबल सर्टेनली बाइंग की जा सकती है। चंबल फर्टिलाइजर, वो 240 के टारगेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, यानी कि चंबल इन लेवल से 40% से ज्यादा के रिटर्न दे सकता है। उस स्टॉक को रडार पर रखे, हालांकि सारी फर्टिलाइजर कंपनीज पसंद आती हैं। अब क्योंकि मैंने एग्री रिलेटेड थीम करी, तो संदीप सर आप ही के लिए अगला सवाल। अब एक तो एमएसपी बढ़ना शायद बहुत लाइकली होगा, मैनिफेस्टोज में नजर आए। दूसरा, आजकल का बजवर्ड जो है अपफ्रंट दिख जाए तो लगता है हम बहुत करने वाले किसानों के लिए, वो है लोन वेवर्स। और अब तो जिस तरह से स्टेट इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने तमाम जगहों पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिए, मोदी सरकार भी कोई ना कोई ट्विस्ट की जरिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, वो लोन वेवर्स ज्यादातर मैनिफेस्टोज में आपको जरूर वो वर्ड नजर आएगा। अब ऐसे में जब लोन वेवर्स होंगे तो और भी एग्री रिलेटेड स्कीम्स हैं, मिसाल के तौर पे जैन इरिगेशन, ईपीसी इरिगेशन, अब इसने नाम बदल दिया है, महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन हो चुका है, या फिर कावेरी सीड्स, मॉन्सेंटो जैसी कंपनीज, तो इरिगेशन रिलेटेड, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स वाली कंपनीज, या फिर ये सीड रिलेटेड बिजनेसेस, ये सब भी धंधे फायदे होते हैं। किसान की जेब में पैसा जा रहा है तो इन सब धंधों को इवेंचुअली फायदा होना चाहिए। अब कितना क्या वो अलग बात। संदीप सर, इनमें से किस में दाव लगाओगे आप? है कोई रडार पे या छोड़ दूं? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, इस सेक्टर से तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पहले रेकमेंड किए, और इनफैक्ट एक 2017 वाला फ्रेंडली स्टॉक्स बोल के शो आपके साथ किया था आशीष जी, और उसमें एक्सेल इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र किया था। वो 400 450 का था, और उसके बाद ये मल्टीबैगर बना, और अभी भी मैंने वापस से 1000 रुपए के लगभग वो स्टॉक रेकमेंड किया, और मुझे लगता है कि वहां पे भी चाल आएगी। वो लिस्ट में नहीं था, बट मैंने मोन्सेंटो के बारे में मैंने भेजा है मेरा रिकमेंडेशन। मुझे मोन्सेंटो बहुत बढ़िया लगता है इन लेवल्स पे, और सबसे बढ़िया बात है जो वैल्यूएशंस है वो काफी सस्ते हैं, करीब 25-26 के पी मल्टीपल पे एक एमएनसी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 30% है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 28% है, फिर साथ में जो ग्रोथ है पिछले अगर 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो करीब 20% की है। ये स्टॉक मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, टारगेट अचीव हुआ, फिर करेक्टेड है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे बिल्कुल लेना चाहिए, और यहां से आराम से 3220 तक के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में निवेश करें। अरे वाह, तो 20-22% का अपसाइड मौजूदा दिनों से मोन्सेंटो आपको डिलीवर कर सकता है, और साथ साथ एक्सेल इंडस्ट्रीज जो इस लिस्ट में आपको नजर नहीं आई थी, लेकिन वो इसी थीम में अगर प्ले करना है तो उस स्टॉक पे भी आप दाव लगा सकते हैं। अच्छा, एक 2014 से आपने नोटिस करा 2019 के बीच में मोदी सरकार ने हाउसिंग को बड़ा थ्रस्ट देने की कोशिश करी है। वो थ्रस्ट तो अगर मोदी सरकार वापस आई तो लाइकली कंटिन्यू होगा, मैनिफेस्टो में आपको जरूर नजर आएगा, और इसको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर बाकी की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी सब हाउसिंग पर कोई ना कोई स्कीम या थ्रस्ट की बात करेंगे अपने अपने पैमाने पर। अब हाउसिंग फॉर ऑल जब बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, तो सबको फायदा नहीं होना। कई सारी कंपनीज तो ध्यान रखें, छोटी छोटी कंपनीज जो नॉन लिस्टेड स्पेस से उनको फायदा हो रहा होगा इस समय भी। लिस्टेड स्पेस में प्रेस्टीज एस्टेट्स है, महिंद्रा लाइफ स्पेस है, जो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं। खैर, अब धीरे धीरे ज्यादातर कंपनीज अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ बढ़ रही, क्योंकि सरकार ने वाकई बहुत तगड़े पुश दिए हैं, तो हाउसिंग में ये समझ में आती है मुझे। लेकिन अब तक जो असल फायदा जिसको मिला है वो एनबीएफसी स्पेस। ये बीच के लिक्विडिटी इश्यूज को छोड़ दीजिए आप, तो एनबीएफसी के दरअसल जिस तरह का आपने लोन ग्रोथ मोमेंटम आता हुआ देखा था, डिसबर्समेंट जो उछाल देखा था, वो दरअसल इसलिए था कि ये हाउसिंग फॉर ऑल, अफोर्डेबल हाउसिंग को जो पुश मिला था, इनको सबसे पहले फायदा मिलना शुरू हुआ था। अब उस लिस्ट में कई सारे ऐसे नाम थे जो आजकल आप लेना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने क्या करा, थोड़ा सेफर बेट स्क्रीन पे दिखाएं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम, बेटर पेडिग्री की कंपनी, हो सकता है ये रडार पे रहे। राजेश जी, अब जरूरी नहीं आप इन पे रहें, जो पिट गए हैं, जो कंसर्न वाले पॉकेट से उन पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी की पाबंदी नहीं है। ये 4 स्टॉक्स तो मेरे जहन में थे। अदरवाइज हाउसिंग या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग को प्ले करने के लिए आप कौन सा स्टॉक यूज करेंगे सर, या करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे?
देखिए आशीष जी, हमने ऑलवेज ये मेंटेन किया है कि रियल एस्टेट एज ए स्पेस एक्साइटिंग है, बट जितनी चिंताएं उसमें हैं, जितने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं, डेट के इशू हैं, इन्वेंट्री के इशू हैं, इन सब चीज़ों के मद्देनजर रिटेल निवेशकों को वहाँ से दूर रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे कोई भी सरकार आए, माने कोई भी जीत कर आए, उसका एक फोकस रहने वाला है, मैनिफेस्टो में सबका नाम होने वाला। तो मुझे लगता है कि उसे प्ले करने के लिए एक प्रॉक्सी प्ले हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और एक वर्ड आपने अभी यूज करी, पेडिग्री। तो पेडिग्री अगर शानदार कही जाए तो इस लिस्ट में आपको मैं समझता हूँ कि LIC हाउसिंग की है, क्योंकि LIC इनकी पेरेंट कंपनी है, जिसके कारण से इनके कॉस्ट ऑफ फंड बहुत ही सस्ते में पड़ते हैं दूसरे के मुकाबले में। लोन बुक अच्छी हो रही है, मैनेजमेंट ने खुद दर्शाया है कि 15% के आसपास की लोन ग्रोथ होगी। डिसबर्समेंट हालांकि इस बार थोड़े से दबाव में देखे गए थे, बट मुझे लगता है कि वो वन ऑफ है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो 10 से कम की पी पे ट्रेड कर रहा है, 1.5 पौने 2 की एडजस्टेड प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। पेडिग्री बहुत शानदार है, लोन बुक की ग्रोथ अच्छी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि यही एक ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा खासा करेक्शन झेल चुका है। मुझे लगता है 580 रुपए के टारगेट मध्यम अवधि के लिए, और उसके बाद अगर लंबी अवधि में रखना हो तो मैं समझता हूँ इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है, बट मध्यम अवधि में हमारा अनुमान है 580 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ज्यादा बेहतर विकल्प, उसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस वो स्टॉक जिस पे आप लगा सकते हैं दाव। ऑफ लेट आपने नोटिस भी करा होगा, इन तमाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से वापस अच्छी पेडिग्री वालों में वापस उछाल आना शुरू हुआ है। ऋण पे रखें LIC हाउसिंग फाइनेंस को। अच्छा, जब मैं सोच रहा था मैनिफेस्टो की, तो आपको याद होगा लास्ट टाइम और लास्ट आम चुनाव में, उसके बाद कई सारे राज्यों के इलेक्शंस में एक और बज़वर्ड आया था, वो था शराबबंदी। और उससे कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने तो काफी विंडफॉल गेन्स भी दिखाए थे जब उन्होंने शराबबंदी की बात करी, महिलाओं के बड़े वोट मिले थे। अब ऐसे में इस बार भी एक कहीं ना कहीं वर्ड आ सकता है, लाइकली है। और दूसरा, लिकर कंपनीज के लिए एक और इंटरेस्टिंग है, जब मैं बहुत तगड़े मैसिव स्पेंड्स की बात कर रहा हूं तो लिकर कंजम्पशन को फायदा मिलता है। अभी लिकर कंजम्पशन वो वाला नहीं है जो यूनाइटेड स्पिरिट्स बेचता है, ये लिकर कंजम्पशन वो होता है जो देसी, इंडियन मेड, इंडियन लिकर जो हम कहते हैं। GM ब्रिवरीज जैसी कंपनी को सीधा फायदा मिलता है, देसी में सबसे बड़ी पकड़ इस कंपनी की है। ग्लोबल स्पिरिट इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन्स पे रखा है क्योंकि इंडियन मेड, इंडियन लिकर में इनकी भी बड़ी तगड़ी पकड़ है। घूमर, नारंगी, नींबू, हीर रांझा, इस तरह के ब्रांड्स आपने नॉर्थ इंडिया में देखे होंगे, वो सब इन्हीं के स्टेपल्स हैं। राजेश जी, किस तरफ दाव लगाएंगे आप? ये इस बार शराबबंदी की ज्यादा हल्ला मचने वाला है या अब ये पासे है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करने वाला इस बार? देखिए, ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मुद्दा है कि जितनी भी बंदी कर लो, जिसको पीना है वो पीते हैं। कहते हैं ना लोग कि गम में भी पीते हैं और खुशी में भी पीते हैं, तो ये सेक्टर चलने ही वाला है, नो डाउट ऑन दैट। बट मेरी पसंद थोड़ी सी हटके रहेगी। मैं मैकडॉवेल के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उसे लेकर के, या जो नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपनी ले रही है, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र इवन वैल्यूएशन को भी अगर आप देखें तो 40-50 के पी पे आ गया है करेक्शन के बाद, वहाँ बहुत अच्छा अपसाइड दिखता है। हालांकि जो आपने कहा कि देसी वाली कंपनीज हैं, ग्लोबल स्पिरिट्स वगैरह, वहाँ पर भी नो डाउट एक अच्छी अपसाइड हो सकती है। बट मेरा ये मानना है कि जैसे लोकल ब्रांड्स तो ऑलवेज ही बिकते होंगे रूरल में, हालांकि मेरा उतना आइडिया नहीं है, बट मेरे को ये लगता है कि जहाँ पर पैसे ज़्यादा आएंगे तो लोग, कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है कंजम्पशन की, वो शिफ्ट होगी फ्रॉम देसी टू IMFL। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उछाल आ सकता है। ठीक भैया, तो राजेश जी की पसंद है मैकडॉवेल्स, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स। संदीप जी, आपकी पसंद क्या है? रेडिको खेतान। इनफैक्ट आपने बहुत सही कहा कि IMIL काफी चलते हैं, और उनमें से मैंने कभी आपके चैनल पे एक बार IFB एग्रो भी रेकमेंड किया हुआ है, बट फिर भी मैंने रेडिको खेतान को चुना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्रांड्स भी इनके पास है और कई ऐसे ब्रांड्स भी है जो राजेश जी ने कहा कि कई लोग ग्रेजुएट कर सकते हैं थोड़ा। तो मुझे जो 8 रामपुर का कुछ पता चला क्या? बॉटल हाथ लगी आपके क्या? या बिल्कुल, रामपुर एक बेहतरीन इन्होंने प्रीमियम बॉटल मिली कि नहीं मिली आपको? हाँ, मैंने देखी है आशीष जी। इनफैक्ट मैंने देखी थी जब मैं चाइना ट्रिप पे था, तो वहां मेरे को देखने को मिली थी, एंड आई वाज सरप्राइज कि वहां पे जिस तरीके की डिमांड थी, और प्लस बहुत अच्छी प्राइसेस ये लोग भी डिमांड कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर जो सिंगल मॉल्ट विस्कीज है, वैसी प्राइसेस इनको मिल रही है और एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। सो दिस विल रियली मेक अ बिग इम्पैक्ट, बिग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बाकी जो 8 PM इनकी ब्रांड है, जो 8 PM इनफैक्ट नाम इतना बेहतरीन है और उसके सामने जो कंपटीशन है उनको ये अच्छा बीट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से रेडिको खेतान
बिल्कुल अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, डाउनसाइड रिस्क बहुत कम लगती है और 600 तक के लेवल्स मुझे लगता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में दिखा सकता है। एक बार तो अब तक हमने बात करी उसमें जागरण, प्रकाशन, प्रिंट मीडिया कंपनीज में, ऑटोज में महिंद्रा एंड महिंद्रा 17% का अपसाइड यहां से दे सकता है, फर्टिलाइजर में चंबल फर्टिलाइजर 40% के अपसाइड के लिए वहां पे प्ले करा जा सकता है, और सीड कंपनीज या इरिगेशन रिलेटेड कंपनीज में सबसे बेहतर है मॉन्सेंटो, उस पे दाव लगाएं 22% का उछाल, या फिर एक्सेल इंडस्ट्रीज पे भी दाव लगाया जा सकता है। हाउसिंग के पुश की अगर बात हुई तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे इस समय नजर आता है, और लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स, मैकडॉवेल 15% का अपसाइड, और रेडिको खैतान भी एक्सपर्ट्स को पसंद आता है 18% तक की तेजी ये स्टॉक भी यहां से डिलीवर कर सकता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर ज्यादा समय तो बचना नहीं वाला मेरे पास, लेकिन फिर भी कई सारी और एसेंशियल थीम्स हैं जो डिस्कस करने की जरूरत है, लेकिन वो सब छोटे से ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और क्विकली आगे बढ़ूंगा, समय की बहुत ज्यादा कमी है लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉकेट डिस्कस करनी है। इलेक्शंस का समय, मैनिफेस्टोज आएंगे, और हिंदुस्तान का इतिहास कहता है मैनिफेस्टोज में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादातर फ्रीबीज की बात करेंगे। अब वो खैर कुछ भी हो सकता है, A to Z के बीच में बहुत सारी चीजें, पर हिस्ट्री में कुछ फ्रीबीज ऑब्वियस हैं। साइकिल्स दी जाती थी, तो एटलस साइकिल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स आपके रडार पर चाहिए। एटलस साइकिल और रोस्टर्स जो होते थे ना, काली साइकिल बड़ी वाली, ये खास तौर पर उसके लिए जानी जाती है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स की खैर BSE, हरकुलिस जैसे थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स हो जाते हैं। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, बीपीएल, अगर ये टीवी बेच देने की बात आ गई कहीं पे मैनिफेस्टो में, तो ये सस्ते टीवी, खैर कहना मुश्किल है मैनिफेस्टो में किसके क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी संदीप जी एक बात बताएं, इन लेवल्स के आसपास कोई स्टॉक दाव लगाएंगे क्या आप? देखिए, एटलस साइकिल पहले भी मैंने रेकमेंड किया और उसके बाद एक बार मल्टीबैगर भी बना था और फिर वापस से बड़ा करेक्शन आया है, स्प्लिट भी हुआ है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक पे अभी एक बार दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि रीजन बीइंग एक तो बॉटम आउट हो गया है, कुछ रीजंस लगते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिजल्ट्स ये लोग डिले करते हैं उसकी वजह से, बट इतना वैल्यू है, लैंड बैंक है, बहुत सारी चीजें, और साथ में जो टॉप लाइन हो बहुत बड़ी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार के लिए दाव लगाया जा सकता है, और आराम से मुझे लगता है कि जो टारगेट्स है करीब 115 से 20 अच्छा खासे टारगेट्स हैं। देखिए एटलस साइकिल का आप लोग स्क्रीन पे 42%, 43% अपसाइड के। क्विकली जाते जाते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अब इनकी बात क्या कर रहा हूं, जब लॉसेस होते थे ना, तेल बिकता था तो लगता था घाटा हो रहा है, अब तो ये कंपनियां मुनाफे में बेचती हैं तेल, जितना ज्यादा तेल बिकेगा उतना फायदा होगा। तो जब मैं और नीरज डिस्कस कर रहे थे तब बात हो रही थी कि ऑयल कंजम्पशन हिस्टोरिकली इलेक्शन के फेजेस में बढ़ता है, अब वो भूभू बजाने की इजाजत तो है नहीं आजकल, तो डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, जो M&M की इतनी गाड़ियां खरीदी, बाइक से खरीदी, और हिस्ट्री कहती है कंजम्पशन एक्चुअली ऑयल का इस दौरान बढ़ता है। तो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आप लोग की स्क्रीन पर, और खैर इलेक्शन के बाद एटलीस्ट सर्टेनिटी आती हुई शायद नजर आ, अगर यही डिस्पेंसेशन कंटिन्यू हुआ तो कि शायद इन पे फिर से दिक्कतें ना आए जो बीच में आ गई थी, ₹1 का गेम जो हो गया था। राजेश जी, एनीवेज ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज क्या कॉल होगा सर? देखिए, सही कहा आपने, और बहुत मुश्किल है तीनों में से कोई एक को चुनना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तीनों की एक ही फंडामेंटल्स हैं, तो कोई भी आप ले लीजिए या तीनों ही ले लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। मैं समझता हूँ सारे में 15 से 20% के आसपास की बढ़त आने वाले एक साल में हो सकती है। एक तो क्रूड जिस तरीके से करेक्ट कर चुका है अपने हाई से, हमें लगता है कि $63 से $65 के बीच में ही रहने वाला, तो इस वजह से अंडर रिकवरीज की कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। बीच में जो सरकार ने ₹1 सब्सिडी बर्डन इनके ऊपर डाला था, उससे थोड़ा पैनिक मच गया था, लोगों को लगा था कि पता नहीं और भी झेलना पड़ेगा, इस वजह से गिरावट देखी गई, और मुझे लगता है कि वो एक वन ऑफ था। ऐसे जैसे कि आपने कहा कि जितना माल बिकेगा उतनी मुनाफा आने वाला था, बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। ठीक बात, तीनों पसंद आती है, अपनी पिक एंड चूज कर लें। 15 से 20% का अपसाइड। संदीप जी, राजेश जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मदद करने के लिए धन्यवाद, और आप सबका इस खास पेशकश को। कुछ पॉकेट्स अगर मिस आउट भी हो गई मेरे पास, तो इलेक्शन की थीम तो अब शुरू हुई है, अगले 1-2 महीने तो ऐसे कई सारे शोज डिफरेंट एंगल्स के मैं लेकर आऊंगा, तो सब थीम कवर हो जाएंगी। ब्रेक के उस पार भी न्यूज कवरेज CNBC आवाज पे कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।